नमस्कार, मैं डॉक्टर छाया सोनी, सहायक आचार्य शिक्षा संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय, स्वयं पाठ्यक्रम हिंदी भाषा एवं अध्यापन विधा के मॉड्यूल संख्या 7, जिसका शीर्षक है हिंदी भाषा शिक्षण की विभिन्न विधाएं एवं उनका शिक्षण भाग 2 में स्वागत करती हूँ। आज के व्याख्यान का शीर्षक है रचना शिक्षण और रचना शिक्षण के अंतर्गत जिन बिंदुओं पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे वे इस प्रकार से हैं। रचना शिक्षण से तात्पर्य, रचना शिक्षण की विशेषताएं, रचना शिक्षण के तत्व, रचना के प्रकार, मौखिक रचना की विशेषताएं, मौखिक रचना शिक्षण के उद्देश्य, लिखित रचना की विशेषताएं, लिखित रचना शिक्षण के उद्देश्य, निष्कर्ष। आज के व्याख्यान के पश्चात जब विद्यार्थी जिन बिंदुओं से इन रचना शिक्षण से संबंधित बिंदुओं से परिचित होंगे, तो वो रचना शिक्षण के संप्रत्यय को बता पाएंगे, रचना शिक्षण की विभिन्न विशेषताओं से परिचित होकर के उन विशेषताओं को वर्णित कर पाएंगे, रचना शिक्षण के तत्वों से परिचित होंगे कि कौन से ऐसे तत्व हैं जिनके आधार पर रचना की जा सकती है, रचना के प्रकार, मौखिक और लिखित रचना है, उनकी क्या-क्या विशेषताएं हैं और उन मौखिक रचना के क्या उद्देश्य हैं, साथ ही साथ लिखित रचना के क्या उद्देश्य हैं, इनको भी वो विस्तार से बता पाएंगे। और जब रचना करते हैं तो हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। रचना शब्द रच धातु से बना है, जिसका अर्थ है बनाना, गठन करना, सृजन करना। भाषिक संदर्भ में रचना का तात्पर्य होता है अपने विचारों, भावनाओं, अनुभवों, कल्पनाओं आदि को भाषा के माध्यम से व्यवस्थित और अभिव्यक्त करना। अर्थात जब हम रचना की बात करते हैं तो ये रच धातु से बना है, जिसका अर्थ है कि बनाना, कुछ गठित करना, कुछ सृजित करना। तो सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब कोई विद्यार्थी अपने सोच विचार को, जो उसने सोचा है, जो उसके अंदर के भाव हैं, जो भी विचार हैं, उनको वाक्यों में बांध करके लेखनीबद्ध करता है या लिख करके उनको व्यक्त करता है, तो वो रचना कहलाती है। और साथ ही साथ ये रचना, जब भाव और विचारों को हम मौखिक रूप से भी व्यक्त करते हैं, तो वो भी हमारी रचना कहलाती है। अर्थात रचना शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थियों को लेखन कला, विचार संगठन, भाषिक अनुशासन एवं सृजनात्मक अभिव्यक्ति का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका उद्देश्य केवल सही वाक्य लिखवाना नहीं, बल्कि रचनात्मक और अभिव्यंजक लेखन की योग्यता का विकास करना भी होता है। एनसीईआरटी के अनुसार रचना शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों को भाषा के विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। जब भाषा के जितने भी रूप हैं, उनको उन रूपों में जब हम अपने बातों को, अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं, तो वो जो हमको प्रशिक्षित करते हैं, तो वो जो प्रक्रिया होती है, वही रचना शिक्षण है। रचना शिक्षण की विशेषताएं क्या है? रचना शिक्षण की पहली विशेषता है सृजनात्मक विकास करना, अर्थात यह विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता और मौलिकता को बढ़ाती है। जो सृजनात्मक विकास करना, विद्यार्थी कल्पनाशील होते हैं और मौलिकता के आधार पर नवीन रचना को कर पाते हैं। दूसरा विशेषता है भाषिक कौशलों का एकीकरण करना। इसमें सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना सभी कौशलों का प्रयोग होता है। अर्थात भाषिक कौशलों का एकीकरण करना, जो हमारे भाषा के कौशल हैं, सुनना है, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन सभी कौशलों का यहाँ पर प्रयोग होता है। व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। तीसरा प्रमुख विशेषता है कि विद्यार्थियों को व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का अवसर दिया जाता है, अर्थात विद्यार्थी अपने अनुभवों को और विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर पाते हैं। अगली विशेषता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना। हर एक विद्यार्थी अपने में अनोखा होता है और सब में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, चाहे उनके स्वभाव के आधार पर हो, उनके क्रियाकलापों के आधार पर हो और या उनके विचारों के आधार पर हो। तो इनको यहाँ पर सभी उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सम्मान दिया जाता है। ये विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति शैली, रुचि और क्षमता को भी पहचानते हैं। नैतिक और सामाजिक बोध। रचना के माध्यम से विद्यार्थियों में जीवन मूल्य, सामाजिक दृष्टिकोण और राष्ट्रीय चेतना भी विकसित होती है।
अगली विशेषता है निरंतर अभ्यास की मांग। अगर रचना शिक्षण में प्रवीण होना है तो हमें निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है और हमें अपने विद्यार्थियों को भी निरंतर अभ्यास की ओर प्रेरित करते रहना चाहिए। रचना शिक्षण केवल एक बार की प्रक्रिया नहीं, मतलब एक कहा दिया जाए कि एक बार कुछ बता दिया गया और हमारा रचनाकार पूर्ण हो गया, ये लेखन में हम प्रवीण हो गए, तो ये ऐसा संभव नहीं है। बल्कि जो रचना शिक्षण की प्रक्रिया है वो अभ्यास आधारित और विकासात्मक प्रक्रिया है। रचना शिक्षण के तत्व, पहला तत्व है विचार स्पष्टता, दूसरा है भाषा संरचना का ज्ञान, तीसरा सृजनात्मकता का पोषण है, चौथा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पांचवा है जीवन से जुड़ाव, छठा है अभ्यास और प्रतिक्रिया, और अंतिम जो रचना शिक्षण का तत्व है वो है प्रेरणादायक वातावरण। इन पर विस्तार से बात करते हैं हम लोग। विचार स्पष्टता, रचना शिक्षण का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण तत्व विचारों की स्पष्टता है। जो भी विचार हम व्यक्त करना चाह रहे हैं वो स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होने चाहिए। लेखन की प्रक्रिया विचारों की उत्पत्ति, संगठन और उनकी अभिव्यक्ति के क्रम में होती है। स्पष्ट विचार लेखन को दिशा प्रदान करते हैं, जिससे वह संगठित, सुसंगत और उद्देश्यपरक बनता है। शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों को चिंतन, चर्चा, प्रश्नोत्तरी और पर्यवेक्षण जैसी गतिविधियों द्वारा विचार निर्माण में सहायता दे, ताकि लेखन में स्पष्टता और दिशा सुनिश्चित हो सके। अर्थात प्रमुख तत्व है कि विचार स्पष्टता, जो भी विचार है वो बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। किस तरह से विचारों की उत्पत्ति हो रही है, उनको हम संगठित कैसे कर रहे हैं और अभिव्यक्ति करने के लिए कौन कौन से शब्दों का वहां पर प्रयोग किया जाना चाहिए। भाषा संरचना का ज्ञान, इसके अंतर्गत शब्दों, वाक्य संरचना, व्याकरणिक नियमों, वर्तनी और विराम चिन्हों का सही प्रयोग शामिल होता है। यह ज्ञान विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति में सुसंगतता, स्पष्टता और शुद्धता प्रदान करता है। यदि छात्र भाषा की मूलभूत संरचना से भली भांति परिचित होंगे तो वह अपने विचारों को अधिक प्रभावी रूप में प्रस्तुत कर सकेगा। पंडित सीताराम चतुर्वेदी जी के अनुसार शुद्ध भाषा रचना की आत्मा है। शुद्ध जो भाषा है, भाषा की शुद्धता ही रचना की आत्मा होती है। इसलिए भाषा की संरचना पर अधिकार रचना की गुणवत्ता का मूल आधार हो जाता है। भाषा की संरचना व्याकरणिक नियमों का ज्ञान है या ध्वनि विज्ञान, शब्द विज्ञान, इन सब का सही प्रकार से ज्ञान है तो हमारे द्वारा जो रचना का कार्य होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। तो इस प्रकार से भाषा की संरचना, जिसमें हम ध्वनि विज्ञान, शब्द विज्ञान, वाक्य विज्ञान की बात करते हैं, यह रचना की गुणवत्ता का मूल आधार हो जाता है। सृजनात्मकता का पोषण, सृजनात्मकता का पोषण रचना शिक्षण का वह तत्व है जो विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता, मौलिकता और भावनात्मक अभिव्यक्ति को विकसित करता है। जब विद्यार्थी किसी विषय को अपने दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है तब रचना में कल्पना, अनुभव और आत्मबोध का समावेश होता है, जिससे साहित्यिक सौंदर्य भी बढ़ता है। रचना शिक्षण का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं बल्कि चिंतन और रचनात्मक दृष्टि को प्रोत्साहित करना भी है। अर्थात सृजनात्मकता को भी रचना शिक्षण जो है वो पोषित करता है, क्योंकि कल्पनाशीलता, मौलिकता और भावनात्मक अभिव्यक्ति जो विकसित होती है उसको हम किस प्रकार से शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करें, ये हमें रचना शिक्षण ही बताता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रचना शिक्षण में विद्यार्थियों को अपनी भावनाओं, विचारों और अनुभवों को बिना संकोच या भय के व्यक्त करने की स्वतंत्रता देना अत्यंत आवश्यक है। अर्थात जब हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है तो रचना शिक्षण में विद्यार्थी अपनी भावनाओं को, विचारों को, अनुभवों को बिना किसी भय और संकोच के स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त कर पाते हैं। और जब छात्र ऐसा कर पाते हैं तो वो अपनी भाषा में आत्मनिर्भर होकर के सोचते और लिखते हैं, उनको लिखने के अवसर भी मिलते हैं, तभी उनमें आत्मविश्वास और मौलिकता का विकास होता है और यह स्वतंत्रता उन्हें व्यक्तित्व विकास, भाषिक सृजन और सामाजिक संवाद के लिए तैयार करती है। जीवन से जुड़ाव,
जीवन से जुड़ाव रचना शिक्षण का वह तत्व है जो विद्यार्थियों को लेखन को केवल एक शैक्षणिक गतिविधि न मानकर व्यक्तिगत, सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभवों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने की प्रेरणा देता है। जब विद्यार्थी अपने जीवन, परिवेश, अनुभव और समाज से संबंधित विषयों पर लेखन करते हैं, तो वह लेखन स्वाभाविक, अर्थपूर्ण और आत्मीयता से जुड़ता है। ये जुड़ाव न केवल अभिव्यक्ति को सरल बनाता है, बल्कि भाषा की जीवंतता और व्यवहारिक उपयोगिता को भी दर्शाता है। शिक्षक को चाहिए कि वह ऐसे विषय दे जो विद्यार्थियों की जीवन स्थितियों, रुचियों और समाज से जुड़े हुए हों, अर्थात जीवन से जुड़े। ये प्रमुख तत्व है, क्योंकि जहाँ पर उसका अपने वातावरण से संपर्क सीधे स्थापित होता है, उन शब्दों से परिचित होता है, तो अगर जीवन से जुड़े मुद्दों पर उसको रचना करने के लिए कहा जाता है, स्थितियों पर रचना करने के लिए कहा जाता है, तो वो सुचारू रूप से और उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करते हुए रचना करता है। अभ्यास और प्रतिक्रिया। रचना कौशल किसी एक बार के प्रयास से नहीं आता, बल्कि यह एक निरंतर अभ्यास की प्रक्रिया है। जब विद्यार्थी नियमित रूप से लेखन करते हैं, तो उनमें न केवल विचारों को संगठित करने की क्षमता विकसित होती है, बल्कि भाषिक त्रुटियों में भी कमी आती है। इसके साथ साथ संवेदनशील, सकारात्मक और सुधारोन्मुख प्रतिक्रिया भी अत्यंत आवश्यक है। अभ्यास और प्रतिक्रिया का चक्र ही रचना को शिक्षण से सृजन में रूपांतरित करता है। प्रेरणादायक वातावरण। एक सहयोगात्मक, सकारात्मक और रचनात्मक वातावरण विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता को विकसित करता, मतलब इस प्रकार का वातावरण हो जो कि सहयोगात्मक हो, सकारात्मक हो और रचनात्मक हो, तो ये विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता को विकसित करता है और लेखन में सहजता भी लाता है। भाषा की सृजनात्मकता तभी फलीभूत होती है जब परिवेश उर्वर हो। शिक्षक को शिक्षार्थियों के प्रयासों की सराहना करते हुए सुधार की ओर मार्गदर्शन देना चाहिए, जिससे वे आत्मविश्वास पूर्वक लिख सकें और स्वयं की अभिव्यक्ति को महत्व देना सीखें। रचना के प्रकार। मौखिक रचना और लिखित रचना। मौखिक रचना वह स्वरूप है रचना शिक्षण का जो विद्यार्थियों को भाषा के मौखिक प्रयोग द्वारा अपने विचारों को, भावनाओं को, अनुभवों को और कल्पनाओं को अभिव्यक्त करने का अवसर देता है। यह रचना का प्रारंभिक रूप होता है, जो न केवल उच्चारण, शब्द चयन और वाक्य रचना का अभ्यास कराता है, बल्कि संवाद कौशल और आत्मविश्वास के विकास में भी सहायक होता है। शिक्षण शास्त्रियों के अनुसार मौखिक रचना न केवल प्रारंभिक भाषा अभ्यास का माध्यम है, बल्कि भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति, सामाजिक भागीदारी और भाषिक लय के विकास की दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी है। इससे विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है और वे अपने जीवन के अनुभवों को सहजता से शब्दों में ढालना सीखते हैं। मौखिक रचना की विशेषताएं जो है, पहली, प्रारंभिक रचना अभ्यास का माध्यम। भाषा शिक्षण की शुरुआत में मौखिक रचना सबसे सहज और प्रभावी अभ्यास है। उच्चारण और शुद्ध बोलचाल का विकास। विद्यार्थी सही शब्दों, स्वराघात और लय के साथ बोलने का अभ्यास करते हैं। आत्मविश्वास का निर्माण। बिना लिखे बोलकर विचार प्रकट करने की प्रक्रिया से छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ता है। संप्रेषणीयता में सुधार। अपने विचारों को स्पष्टता से व्यक्त करने की क्षमता बढ़ती है। सुनने और उत्तर देने की योग्यता का विकास। यह संवादात्मक होती है, जिससे श्रवण और प्रतिक्रियात्मक कौशल भी विकसित होते हैं। जीवन से जुड़ा अभ्यास। विद्यार्थी अपने अनुभव, परिवार, विद्यालय, समाज आदि से जुड़े विषयों पर बात करते हैं, जिससे भाषा जीवंत लगती है। सहयोगी एवं संवादात्मक वातावरण का निर्माण। ये कक्षा में सहभागिता, चर्चा और आपसी सम्मान की भावना को भी बढ़ावा देती है। रचना के अन्य रूपों की पूर्व पीठिका। मौखिक रचना, लिखित रचना, रचनात्मक रचना आदि के लिए आधार तैयार करती है। इस प्रकार से जो मौखिक रचना की विशेषताएं हैं, वो प्रारंभिक रचना, अगर हम प्रारंभ में बच्चों को रचना शिक्षण का अभ्यास कराना चाहते हैं, तो उनके लिए मौखिक रचना आवश्यक हो जाती है। वो स्वरों और शब्दों और लय के साथ बोलने का अभ्यास करते हैं। आत्मविश्वास का निर्माण होता है, संप्रेषणीयता में सुधार आता है और संवाद
एक कौशलता के साथ, कुशलता के साथ जो भाषा कौशल है, सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने, इनके साथ वो संवाद स्थापित करते हैं और जीवन से जुड़े विभिन्न जो मुद्दे हैं, उन पर वो रचना कर पाते हैं और अभ्यास कर पाते हैं। मौखिक रचना शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं? शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण का विकास करना। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो है कि विद्यार्थी सही ध्वनियों का, शब्दों का और स्वराघात का प्रयोग करना सीख जाते हैं। विचारों की मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ाना। विद्यार्थी अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को शब्दों में व्यक्त करने में सक्षम बने। आत्मविश्वास और संकोच रहित संप्रेषण का विकास करना। एक ऐसा संप्रेषण करना जहां पर विद्यार्थी आत्मविश्वास के साथ संप्रेषण कर सकें और बिना किसी संकोच के वो अपनी बात को सहजता से दूसरों के समक्ष रख सकें। सुनने और उत्तर देने की योग्यता का संवर्धन करना। बातचीत के दौरान जो भी विचार है उनको ग्रहण करना और उस पर उसी प्रकार से प्रतिक्रिया देना जिस प्रकार से विचारों को ग्रहण किया गया या विचार प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें भी हमें उनको अभ्यस्त करना है और इसमें प्रवीण बनाने का कार्य करना है। भाषा में प्रवाह और संप्रेषणीयता का अभ्यास कराना। बोलते समय शब्दों, वाक्यों और विचारों में संगति बनाए रखने का अभ्यास हो। जब हम बोलने का काम करें, विद्यार्थियों को सिखाएं, तो जो शब्द हैं और जो वाक्य हैं और जो विचार प्रकट हो रहे हैं या विचारों की जो प्रस्तुति शब्दों और वाक्यों के माध्यम से हो रही है, तो इस प्रकार से हो कि वो एक क्रमबद्धता के आधार पर विचार वाक्यों में आए और उन वाक्यों के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति हो सके। भावात्मक और सामाजिक अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित करना। विद्यार्थी सामाजिक अनुभवों, पारिवारिक घटनाओं और व्यक्तिगत भावनाओं को सहजता से व्यक्त कर सकें। सृजनात्मकता और कल्पनाशीलता को प्रोत्साहित करना। जो सृजनात्मकता है, चित्र, कहानी, घटनाएं, इन सब के माध्यम से मौखिक रचना या मौखिक सृजन में भाग लेना और उनको प्रेरित करना कि जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उसको वो कैसे अपने शब्दों में व्यक्त कर पा रहे हैं, उसको बता पा रहे हैं और उसके आधार पर किसी प्रेरित हों। प्रारंभिक स्तर पर लिखित रचना के लिए आधार तैयार करना प्रारंभिक कक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और उसके माध्यम से ही वो व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने की आदत उनमें विकसित होती है और वे अभ्यस्त। अब बात आती है लिखित रचना किसे कहते हैं? तो लिखित रचना भाषा शिक्षण का वह स्वरूप है अनुभवों और कल्पनाओं को लिखित माध्यम से व्यवस्थित, संगठित और शुद्ध रूप से विद्यार्थियों को सही वर्तनी, व्याकरण, विराम चिन्हों का प्रयोग प्रशिक्षण मिलता है। यह रचना मौलिकता, सृजनशीलता और तार्किकता को भी अध्याय आती हैं जैसे कि निबंध है, पत्र, अनुच्छेद, रचनात्मक लेखन, कहानी, ये भावनाओं को, विचारों को और जो भी हमारे अंदर भाव उत्पन्न हो रहे हैं, कल्पनाएं हैं, अनुभव है, जब और उन सबको एक संगठित रूप करके शब्दों का संगठन करके उचित लिखित रचना कहलाती है। लिखित रचना के जो प्रकार हैं, वर्णनात्मक रचना, निबंध लेखन, पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन, आत्मकथा या डायरी लेखन और रिपोर्ट लेखन। ये विविध प्रकार है और इन सब प्रकार करना चाह रहा है। पत्र के माध्यम से किसी की अनुमति लेना या अनुमति प्रदान करने के लिए प्रार्थना करना, संवाद स्थापित करना, तो ये अलग-अलग तरीके हैं रचना शिक्षण के, तो और इनमें हमें उनको प्रवीण करना है। विशेषताएं, प्रारंभ भाषिक संरचना का प्रशिक्षण दे व्याकरण, वर्तनी, वाक्य रचना तथा विराम चिन्हों, विचारों की क्रमबद्ध अभिव्यक्ति को सक्षम जो है या लिखित शिक्षण जो है वो लिखते समय विद्यार्थी व्यवस्थित तरीके से करना सीखते हैं। सृजनात्मकता और है लेखन के माध्यम से विद्यार्थी अपने रूप प्रदान करते हैं। चिंतनशीलता और आत्म
लेखन एक धीमी और गहन प्रक्रिया है जो समझकर लिखना सिखाती है। भाषा की स्थायित्वपूर्ण मौखिक रचना की अपेक्षा लिखित रचना स्थायी रूप से रहती है, जिससे समीक्षा और सुधार संभव होता है। बोध को अभिव्यक्त करने का साधन है। विद्यार्थी अपने सामाजिक दृष्टिकोण और मूल्यों को रचना में प्रकट कर कथाओं में लेखन का अभ्यास कराती, जो हमारी लिखित लेख वो निबंध के माध्यम से, पत्र, संवाद, विज्ञापन आदि के माध्यम से जो भाषा की शैलीगत विविधता है उसका भी शैक्षणिक और व्यावसायिक दक्षता को बढ़ाती है। विद्यार्थी आवेदन करने, नोट्स लेखन या रिपोर्ट करने में सक्षम होते हैं। मूल्यांकन का वस्तुनिष्ठ आधार प्रदान को पढ़कर भाषा की योग्यता का व्यवस्थित मूल्यांकन इस प्रकार से लिखित रचना की कई सारी विशेष सृजनशीलता को विकसित करती है, क्रमबद्ध अभिव्यक्ति को बताती है, को अभिव्यक्त करने का एक प्रमुख साधन है और लेखन की जो विभिन्न विधाएं हैं उसमें हम किस प्रकार से लेखन का कार्य करें है। लिखित रचना शिक्षण के उद्देश्य अभ्यास कराना, विद्यार्थी व्याकरण, वर्तनी, विराम चिन्ह है यह उनको प्रयोग करना सीखें। विचारों की क्रमबद्ध कराना, छात्र अपने विचारों को तार्किक क्रम में अभिव्यक्ति की स्पष्टता और संप्रेषणीयता का विकास करना, विद्यार्थी हर शैली का प्रयोग कर सके। अभिव्यक्ति इस प्रकार की हो कि स्पष्ट हो और जिस बात की अभिव्यक्ति करना चाह रहे हैं इसके लिए भी हमें अपने विद्यार्थियों को दक्ष बनाना है। प्रोत्साहित करना, छात्र अपनी कल्पनाओं, अनुभवों और प्रस्तुत करना सीखें। विभिन्न लेखन शैलियों से परिचित अनुच्छेद, विज्ञापन, संवाद, रिपोर्ट आदि लेखन करने में प्रवीण बनाना। लेखन में आत्मानुशासन का विकास करना, विद्यार्थी गहराई से सोच करके क्रमबद्ध रूप से तथा प्रवीण बने। शिक्षार्थियों में मूल्यबोध एवं सामाजिक चेतना के माध्यम से विद्यार्थियों में नैतिकता का, सामाजिकता और करना और इन सब के माध्यम से वो इन मूल्यों को उचित के माध्यम से लेखबद्ध कर सके, इसमें भी उनको प्रवीण बनाना है। आवश्यकताओं के लिए लेखन दक्षता विकसित करना, विद्यार्थी आदि व्यवहारिक लेखन में सक्षम बने, अर्थात शैक्षिक जो हमें लेखन कार्य करना है, प्रशासनिक लेखन कार्य करना है, उसमें भी हमें अपने विद्यार्थी साथ व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए जो लेखन दक्षता चाहिए करना है। निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि रचना ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो विद्यार्थियों को केवल भाषा रखता, बल्कि उन्हें सोचने, समझने और सृजन कर यह विद्यार्थियों की भाषिक दक्षता के साथ साथ उनकी सोच और मौलिक दृष्टिकोण को भी विकसित करता है। न केवल अपने विचारों और अनुभवों को शब्दों में परिवर्तित, समाज, संस्कृति और जीवन मूल्यों के प्रति भी सजग मौखिक एवं लिखित रचना के द्वारा अपनी बात को व्यक्त करते हैं। जानकारी से शिक्षक विद्यार्थियों को रचना करने, जब छात्र किसी विषय पर स्वतंत्र रूप से लिखते हैं तो वे और भाषा का प्रयोग केवल उत्तर लिखने के लिए नहीं बल्कि अपने करने के लिए भी करते हैं।
इसलिए रचना शिक्षण को केवल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का सशक्त साधन, भाषा को जीवंत, अनुभव और संवेदनात्मक बनाता है और विद्यार्थी संवेदनशील नागरिक के रूप में गढ़ता है। इस प्रकार से इस लेख में रचना शिक्षण से क्या तात्पर्य पर बात की, शिक्षण के समझौते के तत्व, रचना शिक्षण के प्रकारों और जो रचना शिक्षण के प्रमुख प्रकार हैं, मौखिक और लिखित पर बात हुई। मौखिक लिखित रचना के उद्देश्य है कि क्या विषय, इस पर भी हम लोगों ने विस्तार से चर्चा करी। आशा है ये व्याख्यान आपके लिए लाभान्वित हुआ होगा। धन्यवाद।